देखो, हम कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट पढ़ने जा रहे हैं। कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट में हम ऐसे समझेंगे इसको कि मान लो जो रबी का फैक्ट्री है, ठीक है, रबी अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, रबी अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करता है, ठीक। और मैं हूँ, मैं इस ऑब्जर्व करने पहुंची हूँ रबी के फैक्ट्री को, ठीक है, और मैं ऑब्जर्व करती हूँ और मैं अपने आप से ये सवाल करती हूँ इसकी फैक्ट्री के प्रोडक्शन को इंक्रीज होते हुए देख के कि रबी जब अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो इसकी कॉस्ट कितनी फास्ट बढ़ रही है कंपेयर टू आउटपुट, ठीक है। तो मेरा जो है यही क्वेश्चन ही है, इसी क्वेश्चन को मैं पता करने जाती हूँ रबी के फैक्ट्री में और सोचती हूँ कि रबी जब अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी फास्ट बढ़ रही है कंपेयर टू आउटपुट, ठीक है। और यही चीज को बोलते हैं कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट। तो मैं क्या पता करने गई हूँ, कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट रबी के फैक्ट्री का, ठीक। और कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। मतलब कि परसेंटेज चेंज जो है आपका टोटल कॉस्ट में डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से जो है कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट निकलता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ये क्या बताती है, टेल्स यू द रिटर्न टू स्केल ऑफ द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कि इसकी वैल्यू तुम्हें बताती है कि रिटर्न टू स्केल क्या है इस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। समझ आ गया कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट क्या है, कि प्रोडक्शन बढ़ाने पे कॉस्ट कितनी फास्ट बढ़ रही है कंपेयर टू आउटपुट, ये हम देखते हैं कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट में, ठीक है। ओके, ये क्या मेजर करता है, तो कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव टोटल कॉस्ट टू चेंज इन आउटपुट, कितना रिस्पॉन्सिव है टोटल कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने पे, ठीक है। इसे हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट इलास्टिसिटी को हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको डिफाइन करते हैं मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में मार्जिन रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट टू एवरेज कॉस्ट, ठीक। अच्छा, दूसरा केस, अब पहला केस क्या कहता है कि व्हेन कॉस्ट इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, अगर कॉस्ट इलास्टिसिटी हमारी जो है, पहला केस ये लेता है कि कॉस्ट इलास्टिसिटी अगर 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, तो क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट के बिलो है इस केस में, ठीक। और एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉलिंग है, ठीक। और क्यों फॉलिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीजिंग रिटर्न की कंडीशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से समझो कि अगर आउटपुट बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आउटपुट यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, स्लो बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ तो रही है पर क्या बढ़ रही है, स्लो बढ़ रही है, ठीक है। आउटपुट अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो कॉस्ट जो है यहाँ स्लो बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, एफिशिएंट प्रोडक्शन है। ऑब्वियसली बात है ना कि हम आउटपुट भी बढ़ा रहे हैं और हमारा कॉस्ट भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हमारा आउटपुट बढ़ा भी रहे हैं और कॉस्ट हमारा कम ही रह रहा है, स्लो बढ़ रहा है, मतलब हम एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा स्टेज है, जब इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 रह रही है, कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट जो है लेस देन 1 रह रही है, उस कंडीशन में जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट से कम होता है, और एवरेज कॉस्ट भी जो क्या होता है, गिरता रहता है, ठीक है, फॉल करता है, ठीक। और इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एंड इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कॉस्ट इलास्टिसिटी जो है, अगर दूसरा हम कंडीशन लेते हैं, अगर कॉस्ट इलास्टिसिटी जो है इक्वल टू 1 के हो, तो व्हेन कॉस्ट इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट के। तो कह रहा है अगर ये कंडीशन बनती है कि कॉस्ट इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगा, तो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारा एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। जब कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट जो है 1 होगा, कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट क्या होता है, कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ाने पे
कॉस्ट कितनी फास्ट बढ़ रही है कंपेयर टू आउटपुट, ठीक है, यही होता है कॉस्ट इलास्टिसिटी। तो अगर हमारी ये कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट 1 हो तो क्या है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर है, और एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। और मिनिमम होने का कारण एवरेज कॉस्ट एज इट्स मिनिमम, और इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, क्रॉसपॉन्ड्स टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एट द आउटपुट लेवल। तब अगर यहाँ पे जब कॉस्ट इलास्टिसिटी आउटपुट 1 है और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है, एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम है, तो यहाँ पे है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एसी का मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। चलो अगर थर्ड बात करें, थर्ड केस लें, तो थर्ड जो है कह रहा है कि व्हेन कॉस्ट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट। मतलब कह रहा है कि कॉस्ट इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है, और एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और ये अच्छी सिचुएशन नहीं है ये किसी भी फैक्ट्री के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए। तो यहाँ क्या है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है, डिसइकोनॉमीज की स्टेज पे आ गया है। ये वाला हमें याद है ना, यू शेप जो अभी इधर वाले में चल रहा है हम लोग, ठीक है। तो जब इधर वाले में जाएंगे तब क्या होगा, ईसी कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो डिसइकोनॉमी की सिचुएशन है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न होता है यहाँ पे, ठीक है। डिक्रीजिंग रिटर्न होता है मतलब कि आउटपुट अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट भी जो है फास्ट बढ़ता है यहाँ पे, डिसइकोनॉमी की सिचुएशन है, ठीक। चलो हमने ये देख लिया। अब हम विच क्रॉसपॉन्ड टू डिसइकोनॉमी और डिक्रीजिंग। अब दिस रिलेशनशिप क्या है, प्रोवाइड a direct empirical way to estimate return to scale from cost data। ये रिलेशनशिप क्या बताता है हमें, डायरेक्ट एम्पेरिकल वे मतलब प्रूफ वे में जो है हमें ये बताता है, डायरेक्ट एम्पेरिकल वे टू एस्टिमेट, क्या एस्टिमेट करने के लिए, रिटर्न टू स्केल को हम फ्रॉम कॉस्ट डाटा, रिटर्न टू स्केल हम कॉस्ट डाटा से जो है स्टडी कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप हमें बताता है, ठीक है। विदाउट नीडिंग टू एस्टिमेट द प्रोडक्शन फंक्शन डायरेक्टली प्रोडक्शन फंक्शन को एस्टिमेट करने के बजाय ये जो रिलेशनशिप हमें एक डायरेक्ट एस्टिमेट बता देता है रिटर्न टू स्केल फ्रॉम कॉस्ट डाटा से, ठीक है। इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स वेयर अथॉरिटी नीड टू डिटरमाइन वेदर ए नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट। ये कहाँ पे यूजफुल है, रेगुलेटरी इकोनॉमी में, जहाँ पे अथॉरिटीज क्या करती हैं, नीड टू डिटरमाइन वेदर ए नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट, ठीक है। ए नेचुरल मोनोपोली हैज कॉस्ट इलास्टिसिटी बिलो 1 ओवर द इंटायर रिलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। इन नेचुरल मोनोपोली में क्या होता है, कॉस्ट इलास्टिसिटी जो है बिलो 1 होता है इंटायर रिलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट, ठीक। अब हम देखते हैं एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, स्टैटिक एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो देखो अभी तक मैं पहुंची थी रवि की फैक्ट्री में कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट पता करने, ठीक है, वो मुझे पता चल गया। अब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं फिर से रवि की फैक्ट्री में पहुंची, ठीक है, दूसरे दिन मैं फिर से पहुंचती हूँ, ठीक है, और क्या पता करने पहुंचती हूँ, ऑब्जर्व करने रवि की फैक्ट्री को। और क्या यहाँ पे जाके क्या देख रही हूँ मैं रवि की फैक्ट्री में जाके, कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, और रवि को जब ज्यादा आउटपुट बनाना है, ठीक है, तो क्या वो तुरंत मशीन खरीदेगा या धीरे धीरे बनाएगा, ठीक है। मेरा सवाल ये आता है कि मार्केट में जो है डिमांड बढ़ गई है, रवि को ज्यादा आउटपुट बनाना है, क्या वो तुरंत मशीन खरीदेगा या धीरे धीरे, ठीक है। अब ये मैं रवि को ऑब्जर्व करके इस सवाल का आंसर निकालूंगी, ठीक है। तो कोर आइडिया क्या है एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का, कि इन्वेस्टमेंट जो है डिपेंड करता है आउटपुट के लेवल पे नहीं बल्कि आउटपुट के चेंज पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज ड्राइवन बाय चेंज इन आउटपुट नॉट द लेवल, ठीक है। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर, रिलैक्सेस द assumption ऑफ इंस्टेंट फुल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें एक्सेलरेटर प्रिंसिपल में क्या पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है इज ड्राइवन बाय चेंज इन आउटपुट नॉट द लेवल, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आउटपुट के लेवल पे नहीं बल्कि आउटपुट के चेंज पे, ठीक। ओके, अब देखते हैं कि एक्सेलरेटर का लॉजिक समझते हैं क्या है, कि अगर आउटपुट बढ़ा
तो क्या होगा, कैपिटल और मशीन को भी बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब रवि के पास क्वेश्चन में मैं अपना सवाल उठाई या सवाल लेके गई और मैं देखना चाहती हूँ कि रवि जो है कैसा बिहेव करता है। कि मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या वो तुरंत मशीन खरीदेगा या धीरे धीरे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रवि के पास भी यही सवाल है कि भाई डिमांड तो मार्केट में आ गई है, अब रवि को ज्यादा आउटपुट बनाना भी है तो क्या करे। तो वो देखता है, पहले एनालिसिस करता है कि अगर वो आउटपुट बढ़ाएगा, ठीक है, अगर वो आउटपुट बढ़ाएगा तो क्या होगा कि उसको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कैपिटल मतलब मशीन्स भी खरीदने पड़ेंगे। जिस हिसाब का डिमांड है वो इतने में तो नहीं हो पाएगा एडजस्ट, जितने उसके पास वर्कर है, ठीक है, या जितने उसके पास कैपिटल मशीन है, ठीक है। तो रवि को क्या रियलाइज होता है कि अगर वो आउटपुट बढ़ाएगा तो उसको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से ये समझ आता है मुझे कि इन्वेस्टमेंट जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन आउटपुट। क्या समझ आया मुझे कि रवि के इस एनालिसिस को देख के कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटपुट के चेंज होने पे, ठीक। तो चलो अब भी हम समझते हैं इतना। क्या है, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल जो है स्टेट दैट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन नॉट इन द लेवल ऑफ आउटपुट बट ऑन द चेंज इन आउटपुट। की जो इन्वेस्टमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ लेवल ऑफ आउटपुट पे नहीं बल्कि चेंज इन आउटपुट पे, ठीक है। ये इट फॉर्म्स मेंटेन अ फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। जो फॉर्म है वो क्या मेंटेन करती हैं, फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड देन एनी इंक्रीज इन डिजायर्ड, जस्ट अ मिनट, ठीक है, वेट। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि इट if firms maintain a fixed capital output ratio then any increase in desired output requires a proportional increase in the capital stock। अगर कोई भी फर्म अपना एक फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो मेंटेन करता है तो जब भी उसे आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट अगर इंक्रीज करना हुआ तो उसको कैपिटल स्टॉक भी प्रोपोर्शनली बढ़ाना होगा, ठीक है। और अगर एनी इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक रिक्वायर्स क्या है, न्यू इन्वेस्टमेंट। और कोई भी कैपिटल स्टॉक बढ़ाने के लिए उसको न्यू इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इससे जो मैं ऑब्जर्व करने पहुंची थी उससे मुझे एक चीज तो मिल गई कि इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे चेंज इन आउटपुट के, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटर। तो एक है स्टैटिक एक्सेलरेटर। स्टैटिक एक्सेलरेटर, पहला जो स्टैटिक एक्सेलरेटर है वो क्या अज्यूम करता है, दैट फर्म इंस्टेंटली एडजस्ट देयर कैपिटल स्टॉक टू द डिजायर लेवल व्हेनेवर आउटपुट चेंजेस। मतलब स्टैटिक एक्सेलरेटर में क्या अजम्पशन लेते हैं कि फर्म जो है इंस्टेंटली एडजस्ट करेगी, आउटपुट जो है वो बढ़ा देगी, तुरंत वो मशीन बाय कर लेगी, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है ये क्या है, ये एक तरह का अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम है। मतलब देखो क्या कह रहा है स्टैटिक एक्सेलरेटर कि ये अज्यूम कर रहा है कि जो फॉर्म है वो इंस्टेंटली एडजस्ट कर लेगी, आउटपुट जो है वो तुरंत बढ़ा देगी, तुरंत वो मशीन बाय कर लेगी। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी बहुत अनरियलिस्टिक बात है। आज मुझे पता चला कि भाई मार्केट में शॉक है, मार्केट में जो है ऑयल की कमी है, तो क्या मैं आज ही ऑयल ड्रिल करके निकाल लूँ, फिर पॉसिबल नहीं है ना। अगर मेरे पास ऑयल अवेलेबल भी है तो भी मैं एक दिन में, 2 दिन में या महीने भर में पूरे ऑयल को रिफाइन नहीं करके रख सकती और ना सेल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक एक्सेलरेटर है ये क्या है, एक इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, अनरियलिस्टिक सिचुएशन में ही ये हो सकता है, ठीक है, अप्लाई। This gives sharp volatile prediction for investment. In reality, adjustment take time due to delivery lags, installation time, and uncertainty about whether demand changes are permanent. ठीक है, समझ आ गया कि इन रियलिटी में ये एडजस्टमेंट टाइम लेती हैं, इंस्टॉलेशन टाइम लेती हैं, अनसर्टेनिटी होती है कि क्या डिमांड जो चेंज हुई है वो परमानेंट है या बस थोड़ी देर के लिए। क्या पता मैं खरीद लूँ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा दूं और जो ये डिमांड है वो कुछ टाइम की हो, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की जो कि है फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर को डेवलप किसने किया है, गुडविन एंड अदर्स। मतलब गुडविन के साथ और लोग भी मिलके फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर को डेवलप किए। ये क्या अज्यूम करता है कि फर्म्स
close only a fraction of the gap between actual and desired capital stock each period. मीन्स कि जो फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर है ये रियलिटी बेस्ड है, ठीक है, और इसमें जो है फर्म ग्रेजुअली एडजस्ट करती हैं, हर पीरियड में थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इस दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं, जिस जो फ्रैक्शन में हम एडजस्ट कर रहे हैं इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। द फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर क्या है, प्रोड्यूस स्मूदर मोर रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट। जो फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर है वो प्रोड्यूस करता है स्मूदर और मोर रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डायनामिक एंड बेटर एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, ठीक है। फर्म रिस्पॉन्ड ग्रेजुअली टू आउटपुट चेंजेस रेदर देन ऑल एट वंस। वही बात कह रहा जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि गैप जो होता है डिजायर्ड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल में, फर्म जो है ग्रेजुअली गैप को क्लोज करती हैं, ठीक है, सडन जंप नहीं लेती हैं। स्टैटिक कहता है, स्टैटिक एक्सेलरेटर कहता है कि वो सडन जंप लेती हैं, फ्लेक्सिबल कहता है कि वो स्मूथ कर्व है, ठीक है, स्मूथली जो है वो क्या कहते हैं एडजस्ट करती हैं, ठीक है। दैट्स इट, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल हो गया और कॉस्ट इलास्टिसिटी टू आउटपुट हमारा खत्म। Now we are going to cover block 4 firm behavior. Okay, so firm behavior का थीम क्या है कि what does the firm actually try to do, firm जो है क्या एक्चुअली करना चाहती है, एंड हाउ डू वी डिराइव ऑप्टिमल इनपुट एंड आउटपुट डिसीजन, और हम कैसे डिराइव करेंगे ऑप्टिमल इनपुट एंड आउटपुट डिसीजन को, ठीक है। चलो देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कोर आइडिया क्या है कि फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू जो है इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्म जो है मैक्सिमाइज करेगी प्रॉफिट वहां पे जहां मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो, मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है। दिस इज अ फंडामेंटल कंडीशन अक्रॉस ऑल मार्केट स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक फंडामेंटल कंडीशन है सारे मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है कब, जब एमआर जो है वो किसके बराबर हो, एमसी के, ठीक है। ये इसका कोर आइडिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कि मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा तो फर्म जो है प्रॉफिट अपनी मैक्सिमाइज करेगी, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द स्टैंडर्ड एजम्पशन अबाउट फर्म ऑब्जेक्टिव इन माइक्रो इकोनॉमिक। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड एजम्पशन है किसके बारे में, फर्म की ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट जो है किसके बराबर होती है, प्रॉफिट जो है इक्वल होती है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के, टीआर माइनस टीसी। हमने पढ़ा ना, प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगी, जब टीआर जो है टीआर माइनस टीसी करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा किसी फर्म का। रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट हटा देंगे तो क्या निकलेगा, जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब तो हमने देख लिया कि प्रॉफिट जो है इक्वल है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्या करता है फर्म, द फर्म इंक्रीजेस आउटपुट एज लॉन्ग एज द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट एक्सीड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो तो हमें टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट आ जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर हमें और मैक्सिमाइज करना है, फर्म को अगर प्रॉफिट अपनी और मैक्सिमाइज करनी है तो फर्म क्या करेगी, फर्म इंक्रीज करती है अपनी आउटपुट को कितने लेवल तक, एज लॉन्ग जब तक उसको एडिशनल रेवेन्यू ना आ जाए, एक आउटपुट को सेल करने से उसको एडिशनल रेवेन्यू ना आ जाए, जो वो एडिशनल रेवेन्यू जो है वो एक्सीड ना कर दे उसके जो उसको एडिशनल कॉस्ट लग रहा है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में, तब तक जो है फर्म जो है वो क्या करेगी, अपनी आउटपुट इंक्रीज करेगी और इस तरह से उसका क्या होगा, फर्म का जो है मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट, ठीक है। बेसिकली ये कह रहा है कि फर्म हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए क्या कंपेयर करती है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एक्स्ट्रा इनकम और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। तो क्या करेगी फर्म जो है हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए क्या करती है, कंपेयर करती है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या दे रहा है, उससे पहले देखो इसको एक स्टोरी के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि जो रवि है वो क्या, ऊपर हमने देखा था कि रवि जो है उसकी चॉकलेट
फैक्ट्री है, ठीक है। तो रवि जो है वो चॉकलेट बना रहा है। तो मान लो एक सिचुएशन एक ले लेते हैं जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू उसकी क्या है 50 है और मार्जिनल कॉस्ट जो उसकी 30 पड़ रही है, ठीक है। रवि जो है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू 50 है, उसका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कितना आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको चॉकलेट बनाने में ₹30 आ रहा है, ठीक है। ₹50 उसका रेवेन्यू हो रहा है और उसकी कॉस्ट जो है 30 आ रही है। तो यहाँ से क्या पता चल जा रहा है, हमने क्या देखा, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट जो है मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो जो रबी है उसको रबी क्या कर रहा है और प्रोड्यूस कर सकता है, इससे उसको पता चल गया कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अगर मान लो वही अगर ₹30 जो है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू होती एंड उसके मार्जिनल कॉस्ट ₹40 आ रहा होता, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लॉस की सिचुएशन थी। तो रबी यहाँ पे क्या करेगा, प्रोडक्शन अपनी कम कर देगा, ठीक। अब तक हमने रबी का कंडीशन दिखा, एक कंडीशन में उसको लॉस हो रहा था, दूसरे कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो हम ऐसी कंडीशन देखेंगे ना जहाँ रबी को क्या हो, रबी का जो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाए। तो ठीक है, तो यहाँ जो है उसको 20 का लॉस हो रहा था, यहाँ उसको 20 का प्रॉफिट हो रहा था, दोनों केस हमने देखा था, ठीक है। तो हम जो है वो 40 ले लेंगे जहां उसको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये सिचुएशन होगी, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे क्या, प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। प्रॉफिट जो है मैक्सिमम पॉइंट इसे कहेंगे, ठीक है। तो यही जो है ये कह रहा है कि व्हेन एमआर इक्वल्स एमसी, जब एमआर जो है किसके बराबर हो जाए, एमसी के, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट देने लगेगा, ठीक है। फॉर्म क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। अगर एमआर जो है एक्सीड करता है एमसी को, ठीक है, तो फॉर्म शुड एक्सपेंड। अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपकी एक्सीड हो जाती है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपकी ग्रेटर देन हो जाती है आपकी कॉस्ट से, ठीक है, तो फॉर्म को क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। एंड उसको क्या मिलेगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इफ एमसी एक्सीड एमआर, अगर मान लो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, एमआर से ज्यादा हो जाती है, रेवेन्यू से कॉस्ट हमारी ज्यादा होती है, तो क्या होता है, फॉर्म को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तब नहीं एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्म शुड कॉन्ट्रैक्ट, द लास्ट यूनिट्स प्रोड्यूस आर कॉस्टिंग मोर देन दे अर्न। जो लास्ट यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है जितना कि वो अर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या, the second order condition required that MC is rising or MR is falling at the point where they are equal. This ensure it is a maximum not a minimum. देखो क्या कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या रिक्वायर, देखो एक तो कंडीशन है कि हमारी MR जो है MC के बराबर हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि MC को जो है राइजिंग होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट को राइजिंग होना चाहिए, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको अगर फॉलिंग होना चाहिए। तो ये क्या, ये जो पॉइंट है वो क्या इंश्योर करेगी, जहां पे ये लोग इक्वल हो रहे हैं, ये इंश्योर करेगी कि इट इज मैक्सिमम नॉट मिनिमम, ठीक है। ये इंश्योरिटी दे देगी कि ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या है, एमआर जो है इक्वल किसके होगा, प्राइस के, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में एमआर किसके इक्वल होगा, प्राइस के, एमआर जो है इक्वल टू प्राइस, सो द कंडीशन बिकम पी इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। तो अब देखो एमआर जो है प्राइस के बराबर है, और हमने देखा कि एमआर जो है एमसी के बराबर है, तो जो प्राइस है वो एमसी के भी बराबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एमआर इक्वल टू एमसी है, एमआर जो मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के बराबर है, तो फिर प्राइस के बराबर मार्जिनल कॉस्ट भी होगा, ठीक है। मोनोपोली के केस में क्या होता है, मोनोपोली, इन मोनोपोली एमआर इज बिलो प्राइस, जो मार्जिनल रेवेन्यू है मोनोपोली में क्या है, बिलो प्राइस है, ठीक है। सो द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस वेयर एमआर इक्वल एमसी एट प्राइस अबव एमसी, ठीक है। तो मोनोपोली के केस में क्या है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है बिलो है प्राइस के, ठीक है। एंड फिर क्या कह रहा है कि मोनोपोलिस्ट में क्या, मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रोड्यूस कहाँ तक करेगा, जहां एमआर जो है इक्वल हो जाए एमसी के और एट प्राइस अबव एमसी, ठीक है। तो कहाँ पे प्राइस जो है वो अबव हो एमसी के, वहां तक जो है मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द सिंगल कंडीशन एमआर इक्वल टू एमसी यूनिफाइज एनालिसिस ऑफ ऑल मार्केट स्ट्रक्चर। जो सिंगल कंडीशन है एमआर इक्वल टू एमसी जो है वो यूनिफाई कर देती है सारे सिंगल कंडीशन
मार्केट के, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में एमआर जो है प्राइस के बराबर है, कंडीशन क्या है, पी प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो लेस देन है प्राइस के, ठीक है, और प्राइस जो है ऑलवेज एमसी से ऊपर रह रहा है। मोनोपोली में क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ऑलवेज एमसी से ऊपर होता है और एमआर जो है लेस देन है प्राइस के, ठीक है, मोनोपोली की कंडीशन में, ठीक है। जब तक जो है एमआर जो है ग्रेटर देन ना हो जाए एमसी के, तब तक प्रॉफिट जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। जब एमआर इक्वल टू एमसी हो जाए तो स्टॉप, वहां पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन मीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, कंबाइन इनपुट वेयर द रेशियो ऑफ मार्जिनल, कह रहा है कि टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट मिनिमाइजेशन में कि हम जो है मिनिमम कॉस्ट पे कोई आउटपुट प्रोड्यूस करें, कोई गिवन आउटपुट जो है मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करें, कंबाइन किसको, इनपुट वेयर द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इक्वल हो द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइसेस, ठीक है। तो इस मतलब कि सेम आउटपुट को सबसे सस्ती कॉम्बिनेशन में बनाना, ठीक है, सेम आउटपुट को सबसे सस्ती मतलब गिवन आउटपुट पे कॉस्ट को मिनिमम करना, और उसके लिए कंडीशन क्या है, एमआरटीएस जो है प्राइस रेशियो के बराबर हो, मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है प्राइस रेशियो के बराबर हो। यही जो है इसका को क्रक्स है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का, कि गिवन आउटपुट पे कॉस्ट मिनिमम करो, और कंडीशन क्या है कि जो मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एमआरटीएस को प्राइस रेशियो के इक्वल करो, वेयर द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइस, ठीक। अच्छा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या है, एक डुअल प्रॉब्लम टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डुअल प्रॉब्लम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट आउटपुट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, इट आस्क, ये इसके बजाय ये पूछने की कि क्या आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज करे, व्हाट आउटपुट जो है मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, ये क्या पूछता है कि गिवन अ टारगेट आउटपुट लेवल व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। मतलब ये पूछने के बजाय कि क्या आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को, ये पूछता है कि इस टारगेट आउटपुट लेवल पे क्या कॉम्बिनेशन इनपुट का जो है वो मिनिमाइज करे कॉस्ट को, जो है आउटपुट को प्रोड्यूस करने में क्या चीज कौन सी कॉस्ट जो है मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है। मतलब फर्म का गोल है कि सेम आउटपुट को सबसे सस्ती कॉम्बिनेशन में बनाना, इनपुट ले लो लेबर और कैपिटल, ठीक है। तो ये आउटपुट के बारे में ना पूछ के ये पूछता है इनपुट के बारे में कि कौन सा इनपुट लगाएं जिससे हमारा कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। The solution require that marginal rate of technical substitution, that rate at which capital on substitute for labor in production equal the ratio of input prices, ठीक है, waste divided by rental rate of capital। मतलब ये कह रहा है कि solution जो है क्या रिक्वायर है, marginal rate of technical substitution, ठीक है। marginal rate of technical substitution से क्या हो रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये क्या है, एट द रेट एट विच कैपिटल कैन सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर इन प्रोडक्शन, ऐसा रेट जहां पे कैपिटल जो है क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है लेबर से, ठीक है, और इक्वल टू द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइजेस, जो कि इक्वल हो सकता है रेशियो के किसके, इनपुट प्राइजेस के, ठीक है। जैसे कि वेस्ट डिवाइडेड बाय रेंटल रेट ऑफ कैपिटल, ठीक है। Intuitively, if an additional rupee spent on labor increases output more than the additional rupee spent on capital, मतलब कह रहा है कि अगर एक एडिशनल रुपी जो हम स्पेंड कर रहे हैं लेबर को इंक्रीज करने के लिए, आउटपुट जो है वो क्या बढ़ेगा, मोर देन जितना हम स्पेंड कर रहे हैं लेबर, मोर देन बढ़ेगा किसके, जितना हम स्पेंड कर रहे हैं कैपिटल पे। तो इसीलिए जो फर्म को है अपना जो स्पेंडिंग है उसको लेबर से शिफ्ट करके कहाँ रखना चाहिए, until the return per rupee are equalized, the firm should shift spending toward labor until the return per rupee are equalized, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अगर एडिशनल रुपी स्पेंड जो हम लेबर इंक्रीज करने पे करते हैं, आउटपुट जो है एडिशनल रुपी स्पेंड ऑन कैपिटल उससे ज्यादा आता है, ठीक है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लेबर की तरफ स्पेंड करना शिफ्ट करना चाहिए, चालू रखना चाहिए जब तक जो है रिटर्न जो है इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ये क्या है कंडीशन, ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की कंडीशन है, ठीक है। Locus of all cost minimizing input combination for different output level is the firm expansion path, ठीक है। फॉर्म की जो एक्सपेंशन पाथ है वो क्या है, लोकस है ऑल कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट कॉम्बिनेशन की, ठीक है, डिफरेंट आउटपुट लेवल पे, ठीक।
तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या है? फाउंडेशन ऑफ ऑल कॉस्ट कर्व डेरिवेशन, सारे कॉस्ट कर्व के डेरिवेशन का फाउंडेशन है। द कॉस्ट फंक्शन इज डिराइव्ड बाय सॉल्विंग द कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर ईच आउटपुट लेवल। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है आप ईच आउटपुट लेवल पे जब भी क्या करते हो, डिराइव करते हो, तो उससे क्या होता है कि जो है कॉस्ट फंक्शन जो है वो डिराइव करती है कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हर एक आउटपुट लेवल पे। ठीक है, ये समझा, मतलब कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट पर रुपी इज इक्वल अक्रॉस ऑल इनपुट। ठीक है, और इसमें क्या बात करते हैं कि लास्ट रुपी जो है प्रोडक्टिविटी पे सब इनपुट में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेबर प्लस कैपिटल का कंबाइन करना है। कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल हो और हर रुपी जो आउटपुट पे मिले सब इनपुट में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन। और गिवन आउटपुट पे क्या हो? मिनिमाइज करो कॉस्ट। उसके लिए कंडीशन दी गई थी कि एमआरटीएस जो है वो किसके बराबर होगा? एमआरटीएस इक्वल टू वेज डिवाइडेड बाय रेंटल रेट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डब्ल्यू आर। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट मैक्सिमाइज। अब हम देख रहे हैं आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का क्या कोर आइडिया है? आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का कोर आइडिया ये है कि मैक्सिमाइज आउटपुट सब्जेक्ट टू ए फिक्स कॉस्ट बजट। ठीक है, कंडीशन क्या है? इज द सेम एज कॉस्ट मिनिमाइजेशन बट अप्रोच फ्रॉम अदर डायरेक्शन। मतलब कि जो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का कोर आइडिया है कि फिक्स बजट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, फिक्स बजट में क्या करना है? मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ये जो है सेम जो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरह है, बस इसमें अप्रोच जो है अदर डायरेक्शन से लिया गया है। ठीक है, तो चलो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन क्या है? एड्रेस करता है द प्रॉब्लम ऑफ अ फर्म दैट हैज अ फिक्स बजट। ठीक है, ये किसका प्रॉब्लम एड्रेस करता है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन? जिसके पास फिक्स बजट है। ठीक है, perhaps a government department or a non-profit and wants to get as much as output as possible from it। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जो चाहते हैं कि उनको एज मच एज पॉसिबल जो है वो आउटपुट मिल जाए गिवन बजट पे। ठीक है, द सोल्यूशन इज मैथमेटिकली सिमेट्रिक टू कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, सोल्यूशन जो है इसका मैथमेटिकली सिमेट्री है किससे? सेम कॉस्ट मिनिमाइजेशन, मतलब सेम एज ए कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरह मैथमेटिकली जो है सिमेट्री है। ठीक है, द फर्म शुड कंबाइन इनपुट सच दैट मार्जिनल प्रोडक्ट पर रुपी इज इक्वल अक्रॉस ऑल इनपुट। फर्म को ऐसा कंबाइन करना चाहिए इनपुट को जिससे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो पर रुपी पे हो रहा है खर्च इज इक्वल टू अक्रॉस ऑल इनपुट। ठीक है, सारे ही इनपुट के अक्रॉस क्या हो? इक्वल हो। द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल द रेशियो ऑफ प्राइस। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो रेशियो है वो प्राइस के इक्वल होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली दिस गिव एग्जैक्टली द सेम ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन एज कॉस्ट मिनिमाइजेशन फॉर द सेम। मतलब ये जो है जो ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन है ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरह सेम आउटपुट लेवल देता है। ठीक है, द टू प्रॉब्लम आर डुअल ऑफ ईच अदर। ये दोनों प्रॉब्लम है वो डुअल है ईच अदर के। ठीक है, अच्छा क्या कंडीशन क्या है जो हमने ये भी पढ़ा? एमपीएल बाय डब्ल्यू, एमपीके बाय आर। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा और या तो इधर ट्रांसफर कर दो एमपीएल बाई एमपीके इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर। ठीक है, यही कंडीशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन की भी है, यही कंडीशन आउटपुट मैक्सिमाइजेशन की भी है। ठीक है, वही हमने देखा कि फर्म शुड जो है कंबाइन करे इनपुट को सच दैट कि मार्जिनल प्रोडक्ट पर रुपी पे इक्वल हो इनपुट के। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट पर क्या कहते हैं इनपुट पे क्या हो? इक्वल हो। मार्जिनल प्रोडक्ट पर रुपी पे क्या हो? इक्वल हो सारे इनपुट के। ठीक, अच्छा और क्या कहता है कि आउटपुट मैक्सिमाइजेशन जो है रिलेवेंट है पब्लिक सेक्टर इकोनॉमीज में जहां पे वेयर डिपार्टमेंट डू नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन वहां पे सही है जहां पे पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी जो है अपना प्रॉफिट जो है वेयर डिपार्टमेंट डू नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, बट मस्ट डिलीवर सर्विसेज विद इन बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज करना है बल्कि जो सर्विस है वो इस तरह डिलीवर करना है जो बजट कंस्ट्रेंट को भी ध्यान में रखे। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिलेवेंट इन द एनालिसिस ऑफ रेगुलेटेड फर्म एंड पब्लिक यूटिलिटीज। ठीक है, किस लिए काम
काम आता है पब्लिक यूटिलिटीज एंड रेगुलेटेड फॉर्म को देखने में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो फिक्स बजट पे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना, तो यहाँ जो है ट्विस्ट ये है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन में जो आउटपुट है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन करते हैं तो आउटपुट फिक्स होता है, यहाँ क्या है, बजट फिक्स्ड है, ठीक है। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन में बजट फिक्स्ड है, ठीक, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में आउटपुट फिक्स था, ठीक। यही ट्विस्ट है इन दोनों में कि सेम तो है बट अप्रोच क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम बजट फिक्स ले रहे हैं और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में आउटपुट फिक्स था, ठीक है। मान लो रवि के पास 1000 रुपए ही है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इस 1000 रुपए में मैक्सिमम चॉकलेट कैसे बनाऊं, ठीक है। तो अब ये इसका जो है, इस सोल्यूशन का जो है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन जो है जवाब देगा, ठीक है। अच्छा, और क्या देखा हमने कि ये दो प्रॉब्लम, डुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। और डुअल प्रॉब्लम का सेम सोल्यूशन है, बस क्या है डिफरेंस है, वहां आउटपुट फिक्स था और यहाँ क्या है, बजट फिक्स होगा, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। वहां भी डुअल प्रॉब्लम कॉस्ट मिनिमाइजेशन में भी था, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन में भी क्या है, जो है डुअल प्रॉब्लम है, बस वहां आउटपुट फिक्स था, यहाँ बजट फिक्स होगा, ठीक है। तो जब रवि ने पूछा ये क्वेश्चन कि मैं 1000 रुपए में मैक्सिमम चॉकलेट कैसे बनाऊं, तो रवि जो है वही कॉम्बिनेशन चूज करेगा जहां पे उसका आउटपुट जो है मैक्सिमम हो, ठीक है। जहां पे हर रुपी का आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होगा, वही कॉम्बिनेशन जो है रवि को चूज करना चाहिए या करेगा वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रोड्यूसर सरप्लस की। प्रोड्यूसर सरप्लस का कोर आइडिया क्या है? तो प्रोड्यूसर सरप्लस का कोर आइडिया है ये है कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज रेवेन्यू अबव द मिनिमम अ प्रोड्यूसर वुड एक्सेप्ट, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? प्राइस जो मिला, मिनिमम प्राइस जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। प्राइस जो मिला है वो किसके बराबर हो? मिनिमम प्राइस जो वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस प्राइस जो मिला इक्वल टू मिनिमम प्राइस जो एक्सेप्ट करता है, इज रेवेन्यू अबव मिनिमम प्रोड्यूसर वुड एक्सेप्ट। जितना वो मिनिमम एक्सेप्ट कर सकता है उससे ज्यादा अगर उसको मिला है तो वो क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस, जो एरिया अबव सप्लाई कर्व के है और बिलो प्राइस के है वो क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द प्रोड्यूसर साइड एनालॉग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। ये प्रोड्यूसर साइड का एनालॉग है जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक। इट मेजर्स द बेनिफिट प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम सेलिंग एट मैक्सिमम मार्केट प्राइस अबव द मिनिमम, ठीक है। मतलब कि जब प्रोड्यूसर कब बेनिफिट होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस कब गेन करता है? जब वो सेल करता है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। जो मिनिमम से ज्यादा जब कॉस्टिंग पे सेल करता है तो जो है क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस या प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है, ठीक है। ओके, फॉर्म का मिनिमम प्राइस क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस मिलता है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा मिला है तो प्रोड्यूसर सरप्लस है। फॉर अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म द सप्लाई कर्व इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द शट डाउन पॉइंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म के लिए जो है क्या है? सप्लाई कर्व जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। सप्लाई कर्व कब होगा? जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अबव द शट डाउन पॉइंट, ठीक है। The minimum price a firm would accept for each unit is its marginal cost of producing that unit. Minimum price जो है फर्म वो कितना वसूलेगा? बस मिनिमम प्राइस कब तक वसूलेगा? कितना जितने में मार्जिनल कॉस्ट उसका निकल जाए प्रोड्यूस करने का उस यूनिट को, ठीक है। तब वो मिनिमम प्राइस वसूल सकता है जब उसका ये कॉस्ट निकल जाए, उसके बाद वो भले ही ज्यादा प्राइस ना बढ़ा के मिनिमम प्राइस रखे, ठीक है। अच्छा, एनीथिंग अबव दैट इज सरप्लस। जिस और इसके अबव जितना उसको मिल रहा है वो क्या होगा? सरप्लस। मान लो कि जैसे मिनिमम प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर का, अगर मान लो कोई गुड प्रोड्यूस करने में मेरा 100 रुपए लग रहा है, ठीक है, तो मैं इतना तो रखूंगा ही, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रखूंगा, ठीक। अगर सॉरी, इतना तो मैं 100 रखूंगा ही जिससे कि मेरा कॉस्ट निकल जाए उस गुड को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। इसके अबव जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट जितना भी मेरा आएगा वो क्या होगा? मेरा मार्जिनल वो क्या होगा? मेरा सरप्लस होगा, ठीक है। अगर मुझे 120 आ जाता है तो 20 रुपीज मेरा क्या होगा? सरप्लस होगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली जब देखेंगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है एरिया अबव सप्लाई कर्व होता है एंड बिलो मार्केट प्राइस लेंथ, ठीक है। ग्राफिकली जो है ये एरिया होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। एक सेकेंड, ये ड्रॉ किया हमने सप्लाई कर्व, ठीक है। ये जो है एरिया क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक। प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये जो होगा तुम्हारा प्राइस लाइन होगा, ये जो है सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ग्राफिकली जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कौन सा एरिया हो? एरिया अबव सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व के अबव एरिया है, देखो सप्लाई कर्व ये जा रही है ना,
इसके अबव जो एरिया है ये, और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड बिलो द मार्केट प्राइस लाइन, जो मार्केट प्राइस लाइन के नीचे है ये एरिया है ना, ये जो हमारा एरिया है, ये सप्लाई कब जा रही है, ये प्राइस लाइन जा रही है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा वो गड़बड़ बन गया। तो ये जो एरिया ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है, तो ये जो है प्राइस लाइन के नीचे है, और प्रोड्यूसर सरप्लस के क्या है, और सॉरी सप्लाई कर्व के क्या है, अबव है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो एरिया है इसे प्रोड्यूसर सरप्लस कहेंगे। इन एग्रीगेट प्रोड्यूसर सरप्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट को क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। द टोटल बेनिफिट टू प्रोड्यूसर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, जो मतलब देखो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट को, और ये क्या चीज प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या है, जो टोटल बेनिफिट जो है प्रोड्यूसर जो है क्या कहता है, प्रोड्यूसर जो है टोटल बेनिफिट जो जनरेट करता है किस तरह से, मार्केट में पार्टिसिपेट करके, उसे कहते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। व्हेन प्राइस राइजेस प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो हमने क्या समझा कि टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस हम किसे कहेंगे, टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस उसे कहेंगे जहां प्रॉफिट जो है क्या हो, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट हो, ठीक है। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट हो उसे कहेंगे टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। और जब प्राइस जो है वो ज्यादा हो तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मतलब प्राइस इंक्रीज करेगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एज ए सप्लायर सोचो, ठीक है। द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल सरप्लस, जो सम ऑफ है प्रोड्यूसर और सरप्लस और टोटल और कंज्यूमर सरप्लस का, उसे हम कहते हैं टोटल सरप्लस। ये एक स्टैंडर्ड मेजर है किसी भी इकोनॉमी की इफिशियंसी को मेजर करने के लिए, और यूज किया जाता है वेलफेयर एनालिसिस में। Policy intervention like taxes, price control, subsidies are evaluated by how much they reduce the total surplus, ठीक है। सारा जो टैक्सेस और प्राइस कंट्रोल और सब्सिडीज है, ये जो पॉलिसीज इंटरवेंशन जो की जाती है, तो इसमें क्या इवेल्युएट किया जाता है कि कितना हमने इसका टोटल सरप्लस रिड्यूस किया है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसका क्रक्स अगर समझे तो कितना प्रोड्यूस करें ये हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, MR इक्वल टू MC। जब हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ा तो कितना प्रोड्यूस करें ये हम देखते हैं MR इक्वल टू MC में। कैसे प्रोड्यूस करूं, ये देखो कितना प्रोड्यूस करूं ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में देखेंगे, कैसे प्रोड्यूस करूं ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन में देखेंगे, जिसमें हम चीपेस्ट कॉम्बिनेशन लेंगे। फिर बजट फिक्स्ड हो तो तब क्या करेंगे, तो मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेंगे, तो मैक्सिमम आउटपुट सेम कंडीशन होगी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की, ठीक है। तो बजट फिक्स हो की कंडीशन जो है हम आउटपुट मैक्सिमाइजेशन में देखते हैं। एंड मुझे एक्स्ट्रा क्या मिला, तो जो है वो किस में देखेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस में, जिसमें हम प्राइस को कॉस्ट से माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस निकलता है, ठीक है। तो फॉर्म जो है MR इक्वल टू MC पे आउटपुट डिसाइड करती है, MP रेशियो से इनपुट चूज करती है, और प्राइस कॉस्ट का डिफरेंस उसका क्या होता है, सरप्लस होता है, ठीक है। यही क्रक्स हुआ हमारे कॉस्ट थ्योरी का, ठीक है। थैंक यू।